जो राजपूत थे ये पुराने जो हैं तरीकों के साथ युद्ध किया करते थे, है ना। जैसे इनके पास बहुत अच्छे घोड़े नहीं थे, लेकिन जो तुर्क थे ये बड़े ही तेजी के साथ अच्छे घोड़ों पर सफ़र करते थे। और दूसरा कहते हैं कि लोहे का रकाब और भारी बख्तरबंद जो है वो 10वीं शताब्दी में यूरोप और मध्य एशिया में फैल गया था, जिसने युद्ध के तरीकों को बदल दिए थे। अब यहाँ क्या था, रकाब क्या होता है कि भारत के जो घोड़े थे उसका जो खड़ा होने का जो रकाब था वो था रस्सी का। तो क्या होता था कि युद्ध अगर हुआ और घोड़ा थोड़ा हिला तो वो रकाब जो था, मतलब कि जिसमें हम पैर रखते हैं घोड़े पर, वो फंस जाता था और वो सैनिक जो है वो युद्ध नहीं कर पाता था। लेकिन घोड़े के लोहे के रकाब के कारण और भारी अ, अपना बख्तरबंद युद्ध वो पहनने के कारण उनका जो है वो जान का नुकसान नहीं होता था। और उन्होंने बड़े नए नए उपकरण और बड़ी तेज़ी के साथ वो जो हैं वो क्या नाम हमला करते थे। और राजपूत क्या करते थे कि ये एक ही समय में एक मॉब की तरह जो है वो टूट पड़ते थे शत्रु के ऊपर, और अपने पीछे ये रिजर्व नहीं रखते थे। लेकिन जो है जो तुर्की थे, एक तो उनकी घोड़ों की गतिशीलता बहुत तेज़ थी, उसके बाद उनको ये जब देखते थे कि हमारी सेना थोड़ा सा पिछड़ रही है तो वो अपने रिजर्व को रखा करते थे। तो जो और दूसरी बात क्या थी कि राजपूतों की सेना धीमी गति से चलने वाली पैदल सेना थी, और उनके जो घोड़े थे वो बहुत तेज़ी के साथ सफ़र नहीं कर सकते थे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि राजपूतों ने बहुत ऊंचे स्थानों पर किले बनाए हुए थे, तो वो उसकी अपना रक्षा तो वो कर पाते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो तुर्की शासन थे ये बड़ी होशियारी के साथ जो हैं ये क्या करते थे कि ये उन किलों के छोटे छोटे दर्रों को पार करके बड़ी तेजी के साथ आक्रमण करते थे। तो हम कह सकते हैं कि राजपूतों की जो मिलिट्री टेक्निक थी, जो उनकी युद्ध की जो कला थी, वो युद्ध की कला जो है वो पूरी तरह से तुर्कों के खिलाफ जो है वो सफल नहीं हो पाई, और तुर्क जो हैं वो पूरी तरह से राजपूतों को हराने में सक्षम रहे। तो एक बड़ा रणनीतिक कारण जो है हम मानते हैं। तो हमने ये देखा कि 1175 से लेकर और 1206 का जो काल था, लगभग ये जब से मोहम्मद गोरी ने शासन किया था, और 1206 के उसके काल में उन्होंने भारत के सारे क्षेत्र में अपना इस्लामी शासन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। और उनकी सबसे बड़ी सफलता थी उनका सेना संचालन और उनका गति के साथ युद्ध करना, और युद्ध के नए तरीकों का जो है वो ना करने के कारण, उपयोग ना करने के कारण, जो इस काल के बेसिकली राजपूत शासक थे वो तुर्कों के सामने युद्धों में कहीं ठहर नहीं सके। क्लियर? सबको क्लियर है ये? अब आप प्रश्न लिखें, इसके प्रश्न लिखें प्लीज। पहले हिंदी में शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बोले टिप्पणी लिखें, टिप्पणी लिखें। क सिंध पर
अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण। यह टिप्पणी है, छोटी है। सिंध पर अरबों का आक्रमण। इंग्लिश में लिख लें ए। अरब इन्वेजन ऑन सिंध। अरब इन्वेजन ऑन सिंध। इन्वेजन INVASION। अरब इन्वेजन ऑन सिंध। दूसरा हिंदी में ख। महमूद गजनी। हिंदी में महमूद गजनी। बी पार्ट इंग्लिश में महमूद गजनी। ग मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। सी पार्ट मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। ग सी पार्ट मोहम्मद गोरी। हिंदी में घ पार्ट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद एंड किताबुल हिंद। हाँ, फोर्थ किताबुल हिंद तथा अलबर्नी। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। किताबुल हिंद तथा अलबर्नी। किताबुल हिंद और अलबर्नी। किताबुल हिंद और अलबर्नी। इंग्लिश में किताबुल हिंद एंड अलबर्नी। अब इसके बारे में ये जो कहा जाता है, ये जो चौथा प्रश्न है, ये कई बार शॉर्ट नोट में आता है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सारा का लूटपाट का, मारकाट का ये सारा पार्ट था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ये महमूद जो गजनी जो वंश था, तो ये एक तरह की पारसी संस्कृति से प्रभावित था। पारसी क्या होता है कि जो ईरान में रहने वाले जो संस्कृति है उसको हम पारसी संस्कृति के नाम से जाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में पर्शियन कल्चर कहते हैं। तो कहते हैं कि युद्धों के साथ साथ वहाँ पर बहुत बड़ा सांस्कृतिक विकास हो रहा था तुर्कों के क्षेत्र में, जिसमें फिरदौसी नाम का एक बहुत बड़ा कवि, जिसने शाहनामा नामक एक ग्रंथ लिखा था, तो वो सांस्कृतिक विकास भी हो रहा था। तो कहते हैं कि अलबर्नी नाम का ये जो व्यक्ति था, वो महमूद गजनी के साथ एक बहुत बड़ा इतिहासकार, स्कॉलर, और जो कि सीखने की परंपरा में ये व्यक्ति लगा हुआ था कि मैं नई नई चीज़ों को सीखूं। तो ये महमूद गजनी के समय में भारत में आता है और भारत में जाकर अनेक क्षेत्रों में ये विजिट करता है, जैसे कन्नौज, बनारस, मथुरा, और वहाँ पर जाकर ये उस काल के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग, ब्राह्मण लोगों के साथ ये बातचीत करता है। और कहते हैं कि ये व्यक्ति संस्कृत भाषा को भी सीखता है। तो इसने अपने संस्मरणों में एक पुस्तक लिखी और जिसका नाम था किताबुल हिंद, है ना। और ये जो किताबुल हिंद की ये जो किताब थी, ये भारत की 11वीं शताब्दी के अंदर भारत की सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक स्थिति के बारे में एक बहुत अच्छी जो है हमें ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध कराता है। तो हालांकि आपके इस चैप्टर में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी आमतौर पे तो वो क्या कहता है कि वो संस्कृत सीखता है और उसको अनेक भाषाओं के आता है। उसका ये कहना है कि जो ब्राह्मण हैं भारत के, वो अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं और वो ये कहते हैं कि जो दूसरी जाति के जो लोग हैं, जो परा जाति के जो लोग हैं, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। और उसके ब्राह्मणों के संवादों के साथ साथ वो इस काल के बहुत सारे सामाजिक जो क्रियाकलाप चलते हैं, जो शहरों के बारे में वो वर्णन देता है। तो किताबुल हिंद नाम की जो पुस्तक है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई और बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ अकबर के काल में, तो ये हमें 11वीं शताब्दी के महमूद गजनी के समय के भारत के बारे में, हमें उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पूरा ज्ञान करवाती है। और वो आर्थिक स्थिति में ये जो है ये कहता है कि भारत के जो क्षेत्र हैं वो बहुत बड़ी मंडियों से भरे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत कोई गरीब देश नहीं था, वो बहुत व्यापारिक तौर के ऊपर काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली देश था। ठीक है, तो ये है किताबुल हिंद और अल-बरनी के बारे में। क्लियर? ये टिप्पणी वाला प्रश्न समाप्त हुआ। अब लिखें लॉन्ग दीर्घ प्रश्न। बोलूं दीर्घ प्रश्न? हेलो, मैं बोलूं दीर्घ प्रश्न? हाँ जी, लॉन्ग आंसर्स। क्लियर? हेलो क्लास? हाँ, लॉन्ग आंसर मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, पहला प्रश्न है, भारत पर अरब आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े? भारत पर अरब आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े? उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन ब्रीफली इफेक्ट ऑफ अरब इन्वेजन। एक्सप्लेन ब्रीफली इफेक्ट ऑफ अरब इन्वेजन ऑन इंडिया। इंडिया की जब बात बोलेंगे ना तो सिंध पे इसका प्रभाव पड़ा है ना, पूरे भारत पे नहीं पड़ा, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न लॉन्ग में, महमूद गजनी के आक्रमणों के बारे में संक्षेप में टिप्पणी लिखें। संक्षेप में टिप्पणी लिखें। क्या आप समझते हैं हाँ, महमूद गजनी के आक्रमणों के बारे में टिप्पणी लिखें। क्या आप समझते हैं इसने भारत की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया? क्या आप समझते हैं इसने भारत की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया? क्लियर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश में डिस्क्राइब about attacks of Mahmud Ghazni on India. Describe about attacks of Mahmud Ghazni on India. How did it affect political conditions of the time? How did it affect political conditions of the time? Clear?
हाँ जी, इंग्लिश के बच्चे क्लियर? हेलो, हाँ जी ठीक है। श्वेता और आराधना क्लियर है ना? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली, और सॉरी हिंदी में, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के उद्देश्य, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? मोहम्मद गोरी के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? और इसने किस प्रकार तुर्की साम्राज्य की स्थापना में, और इसने किस प्रकार तुर्की साम्राज्य की स्थापना में, और इसने किस प्रकार तुर्की साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया? ठीक है, दोबारा बोलो। हेलो, हो गया? भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के क्या उद्देश्य थे और इसने किस प्रकार तुर्की साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया? इंग्लिश में, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर invasion of Muhammad Gori? How would you account for invasion of Muhammad Gori? Did it pave the way, PAVE, did it pave the way for establishment of Turkish rule in India? Did it pave the way for establishment of Turkish rule in India? क्लियर टू इंग्लिश मीडियम पीपल? हेलो, हाँ जी। तो ये जो हैं 3 बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने जो हैं आ रहे हैं, और अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हमारा जो पार्ट है वो अनछुआ रह गया है। हमने आपके सिलेबस में वो सारे जो है वो पार्ट मैंने कर दिए हैं, और ये लास्ट वाला जो यूनिट है इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको सतीश चंद्र के जो बने हुए टॉपिक हैं राजपूतों पे, त्रिपक्षीय संघर्ष पे, और भारत में जो महमूद गजनी और अरब महमूद गजनी और गोरी के आक्रमणों को लेकर और उसकी जो राजनीतिक स्थिति को लेकर मैंने वो पूरी तरह से आपके उसके अंदर नोट्स दिए हुए हैं, और अगर आप कहेंगे तो वो मैं नोट्स दोबारा से आपके उस ग्रुप के अंदर डाल दूँगा। सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? हाँ जी, क्योंकि ना आप अब अपना रिवीजन करना शुरू कर दें, और कल तक मुझे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कल तक मुझे असाइनमेंट शाम तक जमा करा दें, और मैं फिर 6 तारीख को, परसों मतलब कि वेडनेसडे को बैठ के मैं सारा चेक करूँगा असाइनमेंट, और उसकी लिस्ट जो मैं वो दूंगा, और 5 तारीख के बाद भी, कल के बाद कोई भी असाइनमेंट जमा नहीं होगा, और वो मैं सारे असाइनमेंट में मेल कर दूंगा, जो हमारा NC वेब का जो मेल है मैं उसके ऊपर वो सारा मेल उसके ऊपर डाल दूंगा। तो इसलिए आपके जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेंड हैं, जो कि अभी भी जिन्होंने मेल असाइनमेंट नहीं डाला है सॉफ्ट कॉपी में, वो प्लीज़ डाल दें, नहीं तो आप कह दें कि कल के बाद उनके